जम्मू कश्मीर पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया क्योंकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने वाले ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बनाया है, जिसमें शामिल जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू एयरपोर्ट के जो पिछला इलाका मोहल्ला है, पीर बाबा मोहल्ला इसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं मोहल्ले में सर्च कर रही हैं। पुलिस वाले इन इलाकों में घर घर पहुंचे और लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि उनके घर में कितने लोग हैं, जिससे ये पता चलने में आसानी हुई कि हाल के दिनों में वहाँ कोई नया शख्स रहने तो नहीं आया। बच्चे दो तीन लड़कियां, एक लड़का, एक नूह है। लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और अपनी सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बताया। खतरा हमारे पे एयरपोर्ट के साथ कर रहे हैं, ये बहुत खतरा है इधर, ये करना चाहिए हमें। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमला किया गया था और रात में हुए इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस और सेना को उन लोगों की तलाश है जिन्होंने पाकिस्तान के मंसूबों को अंजाम देने में मदद की। इस बीच हमले की जांच का जिम्मा संभाल रही NIA ने भी तफ्तीश तेज कर दी और उसकी टीम लगातार दूसरे दिन एयरफोर्स स्टेशन पहुंची। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जहां पहुंच रही हैं और आप देखें तो अभी NIA की स्पेशल टीम यहां पर फिर पहुंची है। इस दौरान वहां गहमा गहमी नजर आई। एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंपी थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पूरा केस NIA को हैंडओवर कर दिया था और उसने भारत के खिलाफ रची गई ड्रोन साजिश के तार से तार जोड़ने शुरू किए। यही नहीं, NIA के DG के अलावा CISF के DG भी जम्मू पहुंचे। पिछले कई महीनों से जम्मू एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF के हवाले थी और उसके DG ने वहां पहुंचकर वायुसेना और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। CISF के DG के साथ NSG के DG भी वहां मौजूद रहे और दोनों ने उस जगह का दौरा किया जहां ड्रोन से धमाका हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 26 जून की रात ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसके बाद लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन कहां से और कैसे आए। अब तक इस अटैक से जुड़ी जांच में जो भी बात सामने आई है उसके हिसाब से हमला करने वाले 2 ड्रोन थे जो आए और विस्फोट करके चले गए, जिनमें एक विस्फोट एयरफोर्स स्टेशन की एक छत पर हुआ जबकि दूसरा खुले में। हमले में 2 जवानों को कुछ चोट भी पहुंची। वहीं एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुई हमले की जांच के बीच जम्मू में लगातार चौथे दिन ड्रोन दिखे। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि रात में जम्मू के कुंजवानी और मीरा साहब इलाके में 3 ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन रात 12 बजे से 3 बजे के बीच मंडराते नजर आए। ये लगातार चौथी बार है जब रात में ड्रोन नजर आए। एक दिन पहले भी कुंजवानी, रत्नुचक और कालूचक में 3 ड्रोन देखे गए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की अगली रात भी आर्मी एरिया में यह आसमानी आफत दिखाई दी थी। इसी वजह से जम्मू और आसपास के सुरक्षा से जुड़े अहम ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। यहाँ से कालूचक और रत्नुचक की दूरी मात्र 500 से 600 मीटर है और कुंजवानी में इस समय जहाँ पर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस इलाके में बीती रात ड्रोन देखा गया है, कल भी इस इलाके में ड्रोन देखा गया। तो खबर है कि चुनाव आयोग में LJP अभी चिराग पासवान की ही पार्टी। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अब तक पशुपति पारस के गुट की तरफ से चुनाव आयोग में LJP और उसके चुनाव चिन्ह पर कोई दावा नहीं किया गया। यही नहीं, उनकी ओर से इस मामले में चुनाव आयोग से किसी तरह की सुनवाई की मांग भी नहीं की गई, जबकि चिराग पासवान पहले ही चुनाव आयोग से अपील कर चुके हैं कि अगर कोई और LJP पर दावा करता है तो पहली नज़र में उसे खारिज कर दिया जाए। यही नहीं, वो ये भी मांग कर चुके हैं कि अगर चुनाव आयोग कोई फैसला करना चाहता है तो पहले उनका पक्ष सुना जाए। हाल ही में LJP के 6 में 5 सांसदों ने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुना। यही नहीं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन चुके और उनका कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, जिसकी सूचना मैंने चुनाव आयोग जी को भेज दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई दवा कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, जायडस की ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित बताई गई है। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो नेजल यानी नाक के जरिए दी जाती है, यानी इसके लिए इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। कंपनी का दावा है कि ज़ाइकोव-डी दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है।
जनक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, और क्या जानकारी? देखिए, ये फेज 3 जो ट्रायल था ज़ाइकोव डी का, और उस वैक्सीन को लेकर काफी लंबे समय से बाजार में इंतजार भी था, उसका उन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए DCGI को अप्लाई कर दिया है। 28,000 वॉलंटियर्स का तीसरे ट्रायल का जो सैंपल्स थे वो भी उसके नतीजों के साथ दिया है। तो कंपनी का जो आकलन रहा है वो ये है कि कंपनी 10 से 12 करोड़ डोजेज बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही में सबसे बड़ी बात है कि नीडल फ्री वैक्सीन है, और खास तौर पे कंपनी का ये भी दावा है कि 12 से 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीन देने के लिए ये सुरक्षित मानी जा रही है। ऐसे में ये बड़ा कंपनी का दावा है, क्योंकि बच्चों में वैक्सीन को लेकर, बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर बहुत सारे सवाल थे, संशय थे। ऐसे में कंपनी का दावा है कि ये बच्चों के लिए, खासतौर पर 12 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन कोरोना के सामने काफी अच्छी साबित होगी। तो ऐसे में कंपनी ने आज सिडी को भी इस मामले में जानकारी दे दी है, और इमरजेंसी यूज के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है DCGI से। बिल्कुल जनक, और जिस तरह से ये सर्वे में भी सामने आया है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ऐसे में इस खबर का आना कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित बताई गई है, तो यकीनन एक अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न था, और इसके चलते ही जहां जहां भी चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, स्कूल खोलने की चाहे रिस्क रहे जिसको, वो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, उन्होंने नहीं लिया, और वो प्राथमिकता सबसे पहले ली कि बच्चों में ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए। और किस तरीके से, हालांकि दावे के साथ नहीं किया जा रहा, लेकिन एक आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि म्यूटेशन बार बार कोरोना के बदल रहे हैं। ऐसे में ये तीसरी लहर शायद बच्चों को एज ग्रुप का जो है, पहली लहर में बताया गया था कि सीनियर सिटीजन काफी प्रभावित हुए थे, दूसरी लहर में युवा वर्ग काफी उससे प्रभावित हुआ। तो ऐसे में अब ये आकलन लगा रहा है कि म्यूटेशन बार बार चेंज हो रहा है, ऐसे में बच्चों पर ये असर कर सकता है। ऐसे में ये वैक्सीन 12 से 18 साल का, वो जाहिर सी बात है बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी कंपनी इसका दावा कर रही है, और 12 से 18 साल में ये सुरक्षित भी माना जा रहा है। जी शुक्रिया जनक। हरदोई की एक महिला अस्पताल में आग लगने से भगदड़ मच गई। यूपी के हरदोई में महिला अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक लगी आग से पूरे अस्पताल में धुआं भर गया, जिसके बाद मरीजों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बाद में आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यूपी के बाराबंकी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक इनामी बदमाश को धर दबोचा। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में पुलिस को जियाउल्लाह नाम के इस बदमाश की तलाश थी। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ खत्म हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान कुल 3 आतंकी मारे गए, जबकि सेना के 2 जवान इस दौरान घायल हो गए। LOC पर पाकिस्तान की एक और चाल सामने आई है, जहां पाकिस्तान सीमा पार से घनी घास को आग लगा रहा है, जिससे भारतीय क्षेत्र में बिछाई गई माइन फटना शुरू हो जाए और पाकिस्तान इन इलाकों में घुसपैठ करवा सके, जिसे देखते हुए सेना अलर्ट पर है। बिहार के पूर्वी चंपारण में नेपाल बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान SSB ने एक गाड़ी से 3 आदमियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 8 ड्रोन कैमरे बरामद किए हैं, जिन पर मेड इन चाइना लिखा है। मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए रेहड़ी लगाने वालों पर सख्ती बरती, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी एक रेहड़ी को तोड़ते हुए दिखाई दिए। इससे पहले उन्होंने उसे पलट दिया, जिससे उस पर रखी सब्जियां बर्बाद हो गईं। हालांकि उस सब्जी बेचने वाले ने कई बार रहम की गुहार भी लगाई, लेकिन कोरोना नियमों का हवाला देते हुए उसे नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, इसके बाद तो महानगर पालिका के 2 कर्मचारियों पर रेहड़ी को तोड़ने का भूत ही सवार हो गया। इस बीच सब्जी बेचने वाला भी अड़ गया और अपनी रेहड़ी को बचाने के लिए उस पर बैठ गया, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे जबरन वहां से हटा दिया और फिर हथौड़ों की मदद से उस रेहड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया गया। ते जो महापालिकेचे कर्मचारी असेल तर त्यांच्यावर 100% कारवाई होणार। इस कार्रवाई के दौरान सब्जी बेचने वाले के साथ महानगर पालिका के कर्मचारियों की हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 45 हफ्ते का अंतर करने से नतीजे सबसे अच्छे मिलेंगे, ये दावा ब्रिटेन में हुई एक रिसर्च में किया गया है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है कि एस्ट्राजेनेका के नाम से ब्रिटेन में लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड में ही एक स्टडी की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि अगर इस वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 45 हफ्ते यानी 315 दिनों का अंतर हो जाए
तो सबसे अच्छी एंटीबॉडी बनेगी। दावा यह भी किया गया कि अगर वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगाई जाए तो नतीजे और भी अच्छे हो सकते हैं। भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही इस वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर तय किया गया है। हालांकि शुरुआत में यह अंतर 4 हफ्ते का था, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया था। नई रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र सरकार के कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने फिलहाल इसमें कोई बदलाव का संकेत नहीं दिया, बल्कि दावा किया कि भारत में दोनों डोज के बीच का गैप वैज्ञानिक जांच पड़ताल के आधार पर 12 से 16 हफ्ते तय किया गया। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। डॉक्टरों की संस्था IMA ने दिल्ली में अपने मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कार्यक्रम की जानकारी दी है और लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों के प्रयासों का देश को गर्व है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक आदमी प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। ये मामला बीती रात का है, जब बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से एक आदमी ने प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश की। वो ट्रेन से ऐसे उतरा कि उसकी रफ्तार से चकमा खा गया। पहले वो प्लेटफॉर्म पर गिरा, फिर उसने ट्रेन से घिसटते हुए कलाबाजी खाई। इसके बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच मौजूद खाली जगह के बेहद करीब जा पहुंचा। वो तो गनीमत रही कि रेलवे पुलिस का एक जवान उस आदमी के पास दौड़ता हुआ पहुंच गया और उसकी जान बचा ली। ये सब कुछ चंद पलों में हो गया। उस आदमी को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। BCCI ने खेल पुरस्कारों के लिए नाम भेज दिए। BCCI ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए R अश्विन और मिताली राज के नाम की सिफारिश की। इनके अलावा शिखर धवन, KL राहुल और जसप्रीत बुमराह के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजे गए। अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और निर्देशक राज कौशल का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। वो 50 साल के थे। केंद्र और ममता सरकार के बीच चल रही सियासी रस्साकशी के मुद्दे पर RJD और JDU में जबानी जंग शुरू हो गई। RJD ने केंद्र सरकार पर ममता सरकार को परेशान करने का आरोप लगा दिया। अगर NDA जो सरकार है राज्यों में, उसके साथ निरंतर युद्ध का माहौल जो है भारत की सरकार बना रही है। RJD के इस बयान पर पलटवार करने में JDU ने भी देर नहीं की। गवर्नर को भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाती है मुख्यमंत्री, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने से लोगों में जबरदस्त नाराजगी दिखी। नागपुर में तो लगातार दूसरे दिन 119 वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे और लोगों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा। कि सवेरे से नागपुर के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में लसीकरण जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से उनको वापस जाना पड़ रहा है। ये लोग वैक्सीन लगाने के लिए जो सिस्टम बना है उससे नाखुश दिखे। गवर्नमेंट का कोई भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ लोगों को बुलाते हैं, कूपन बांट देते हैं और बाकी सब बंद कर देते हैं। हरियाणा के गोहाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रक में भीषण आग लगने से 2 लोग झुलस गए। बताया गया कि ट्रक खराब था और 2 मैकेनिक उसकी मरम्मत कर रहे थे, लेकिन तभी धमाके के साथ ट्रक में आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में वो ट्रक धू-धू कर जलता दिखा। ट्रक का अगला हिस्सा तो पूरी तरह लपटों से घिरा नजर आया। धमाका होया, धमाका होंदा आग लग गई। हाईवे पर खड़े ट्रक में आग देख लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। बाद में किसी तरह ट्रक की आग को बुझा लिया गया। इस हादसे में किसी की जान को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड में जनता के मन में लोकतंत्र की ऐसी लौ भड़की कि वहां राजशाही की जड़ें हिल गईं। स्वाजीलैंड पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का आखिरी बचा देश है जहां पूरी तरह से राजा का राज चलता है। वहां राजनीतिक दलों पर भी बैन है। इसी बात पर वहां की जनता का ऐसा मोह भंग हुआ कि बीते 3 दिन से उसने हंगामा किया हुआ, जिसकी सामने आई तस्वीरों में वहां के एक अहम शहर में बेकाबू भीड़ दुकानों पर ही टूटी नजर आई। लोगों ने राजा के खिलाफ अपने मन में जल रही आग में दुकानों को ही जला दिया। लोकतंत्र मांगने वाले प्रदर्शनकारी विरोध जताते जताते लुटेरे ही बन बैठे। जो उनके हाथ लगा उन्होंने अपनी जेब में भर लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस के आने की खबर मिली तो कुछ लोग लूटा हुआ सामान छोड़कर ही भाग निकले।
आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करके रास्ते तक बंद कर दिए और सड़कों पर कब्जा जमा लिया। नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों ने उन्हें देखते ही यू टर्न ले लिया। वो तो पुलिस जब सड़क पर उतरी तब जाकर प्रदर्शनकारियों के होश ठिकाने आए। स्वाजीलैंड के लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि उनके देश में जनता के खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी राजा और उनका परिवार आलीशान जिंदगी जीते हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रहे संकट के सुलझने के संकेत मिले। दिन भर नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में गांधी परिवार के अलग अलग सदस्यों से बैठक करते रहे। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सबसे पहले सिद्धू की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई। प्रियंका गांधी के घर पर हुई इस बैठक में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने सिद्धू को उप मुख्यमंत्री पद और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। ये वही प्रस्ताव है जिसकी सिफारिश पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने इससे पहले की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने इस ऑफर में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि वो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इस मुलाकात के बाद सिद्धू होटल चले गए, जबकि प्रियंका गांधी इसके बाद सोनिया गांधी से मिलने 10 जनवरी पहुंच गई। इसके बाद प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की बातचीत में राहुल गांधी भी शामिल हो गए और तीनों ने सिद्धू को मनाने के सभी विकल्पों पर बात की। शाम को करीब 7:15 बजे नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी राहुल गांधी के घर पहुंची और दोनों की मुलाकात करीब 9 बजे तक चली। सिद्धू की राहुल गांधी से हुई मुलाकात को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सिद्धू को मनाने की कोशिश में कांग्रेस हाईकमान कामयाब रही, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी इस पूरी चर्चा में धुरी का काम कर रही थी और किसी समझौते तक पहुंचने से पहले राहुल गांधी इस मसले से खुद को दूर रखे हुए, जिसकी वजह यह थी कि अगर संकट नहीं सुलझा और सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ दी तो उसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व का कसूर न माना जाए। गुजरात के जूनागढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के काफिले पर हमला हो गया। आरोप है कि इस घटना को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। तो वहीं हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी के नेताओं की कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए भी नजर आए, जबकि काफिले में जा रहे इलाके के सभी नेताओं ने गाड़ियों से उतरकर हमले पर नाराजगी जाहिर की। बताया गया कि पार्टी के ये नेता कोरोना में मारे गए परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन पर यह हमला हो गया। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। ये उनकी पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के आक्षेप लगाते हो ऐसा लग रहा है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां रसोई गैस के एक सिलेंडर फटने से जबरदस्त आग लग गई। बताया गया कि वहां एक दुकान में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था, लेकिन तभी लीक होने की वजह से एक सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखे कई और सिलेंडर भी लपटों की चपेट में आ गए, जिसके बाद उनमें धमाके होने शुरू हो गए। जबरदस्त धमाकों की वजह से वहां हड़कंप मच गया। धमाके के बाद लपटें और तेजी से फैलीं और उन्होंने आसपास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जबरदस्त लपटें निकलती दिखाई दी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग लगने से लोग भी घबरा गए। कई लोग जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी देर की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक कई दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। फिल्म तूफान का ट्रेलर रिलीज हो गया। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म 16 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज होगी। बताया नाना सर अपने को फाइट के बाद क्या बोले? तूफान। अभी तू जैसे मानता है वहां माथा टेक। उत्तराखंड के स्कूलों में 1 जुलाई यानी सुबह से फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से पहले की तरह छात्रों के स्कूल जाने पर रोक जारी रहेगी। ऋषभ पंत इंग्लैंड में यूरो कप का एक मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। इसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव ने कुछ समय के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का पद संभाल लिया। एसएन श्रीवास्तव के रिटायर होने की वजह से उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चुनाव में अशोक गहलोत के गुट को बड़ा झटका लगा। हाईकमान ने जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों की लिस्ट प्रदेश कांग्रेस की बजाय सीधा जिले के प्रभारियों से मांग ली। आला कमान के इस फैसले को सचिन पायलट गुट की जीत माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस को नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। एआईसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी को ये कह रही है कि आपको काफी दिन हो गए कहते हुए आप नाम लाइए, इसमें कोई गलत नहीं है।
लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस का संगठन एक व्यक्ति के चाल के साथ साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुलिस ने नाबालिग के रेप के आरोपी के घर की कुर्की शुरू कर दी। बताया गया कि आरोपी पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और आरोपी के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया। इससे पहले पुलिस की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर 1 महीने के अंदर आरोपी के मकान की कुर्की का दावा किया। 30 दिवस के अंदर यदि अगर ये माननीय न्यायालय में या पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो इनकी चल संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस के साथ ढोल बजाने वाले लोग भी थे, जिन्होंने ढोल बजाकर लोगों का ध्यान खींचा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश में काम करने वाले लोगों ने कोरोना वैक्सीन के लिए हंगामा कर दिया। बताया गया कि वैक्सीन न लगवा पाने की वजह से वहां के हजारों लोग विदेश नहीं जा पा रहे और इस मुद्दे पर उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों को जैम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक वैक्सीन सेंटर के बाहर खड़े होकर काफी देर तक प्रदर्शन भी किया। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई दूसरे इलाकों से भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सड़क पर गाड़ियों को चलने तक नहीं दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में टीके की कमी से कई वैक्सीन सेंटर बंद हो गए। उन्होंने इमरान सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन और तेज होगा। अगर ये मुतालबा हल ना हुआ इंशाल्लाह इधर कत्लो गर्त भी होगी और रोड भी बंद होगा, पूरे पाकिस्तान जाम करेंगे। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से लोग इस्लामाबाद में जुट रहे हैं ताकि सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए दबाव बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के कोरोना वैक्सीन खरीदने के नियमों में कुछ बदलाव किए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि 1 जुलाई से निजी अस्पतालों को कोरोना का टीका खरीदने के लिए नए नियमों को मानना होगा। अब निजी अस्पताल सीधे कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से टीका नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोविन पोर्टल पर जाना होगा, जहां वो कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे पाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ पेच है। अब निजी अस्पताल अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार किया। वो ये है कि उन्होंने 1 हफ्ते में जितना वैक्सीनेशन किया होगा उसके हिसाब से उन्हें वैक्सीन मिलेगी। मतलब ये कि किसी भी 1 हफ्ते का रोजाना का औसत निकाला जाएगा। इसके बाद जितनी संख्या आएगी उसका दुगना टीका निजी अस्पताल खरीद सकेंगे। हालांकि उन्हें अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। इंदौर में बदमाश ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की। इंदौर में लड़की की शादी कहीं और तय किए जाने से नाराज लड़के ने लड़की के भाई की बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि लड़के ने बाइक में तोड़फोड़ की और नकदी और मोबाइल लेकर भी फरार हो गया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 2 नाबालिग बहनों ने शराबी पिता से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। आए दिन शराब के नशे में पिता हंगामा करता था, जिससे परेशान होकर दोनों बहनों ने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। नोएडा सेक्टर 20 में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बलिया में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने शराब बनाने के सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के दुमका में जमीन विवाद में पिता और पुत्र की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के मामले में गांव के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहार के सहरसा में पेट्रोल पंप से करीब 12 लाख रुपयों की चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,26,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। यूरोप के देश स्लोवाकिया में उड़ने वाली कार का कामयाब ट्रायल किया गया। जमीन पर चलने के साथ आसमान में उड़ सकने वाली इस कार का वहां पहले भी परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर इसे उड़ाकर दिखाया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये कार आसमान में उड़ती नजर आई। कार को उड़ता देख ऐसा लगा जैसे कोई छोटा विमान उड़ान भर रहा हो। पहले इस कार को रनवे पर लाया गया, इसके बाद इसने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में टेक ऑफ कर लिया। कुछ ही मिनटों के अंदर ही कार आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। काफी देर तक उड़ान भरने के बाद इसे लैंड करवा लिया गया। हालांकि ये कार कई मायनों में दूसरी कारों से अलग है।
इसमें एक ताकतवर इंजन के साथ एक प्रोपेलर और 2 पंख भी जुड़े हैं। ये पंख जरूरत के मुताबिक खोले या बंद किए जा सकते हैं। इन पंखों की मदद से ये ही कार आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इसे किसी आम कार की तरह ही सड़क पर भी चलाया जा सकता है। इस फ्लाइंग कार की अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में ईंधन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता है। मुंबई के दहिसर इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां गहने की एक दुकान के मालिक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोप है कि स्कूटर से आए 3 बदमाशों ने पहले कई राउंड फायरिंग की और फिर लूटपाट के दौरान दुकानदार को गोली मार दी। इस वारदात के बाद की कुछ तस्वीरें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 लोग एक स्कूटर पर बैठकर भागते दिखाई दिए। आरोप है कि ये तीनों वही बदमाश हैं जिन्होंने लूटपाट के दौरान दुकानदार की हत्या की। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। लुटेरों का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है पुलिस, ताकि उनकी पहचान हो सके। हत्या की इस वारदात के बाद उस दुकान के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं दुकान के मालिक के रिश्तेदारों ने इसके पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई। आते ही गोली मारना, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे एक सैलानी को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। आपको बता दें, श्रीखंड कैलाश नाम के एक तीर्थ स्थान पर ट्रैकिंग करने के दौरान वो शख्स घायल हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर आईटीबीपी के जवान पूरी रात पैदल चलकर वहां पहुंचे और उस घायल सैलानी का इलाज शुरू किया। पहले उसे वहीं फर्स्ट एड दी गई, इसके बाद उसे एक स्ट्रेचर में लाद कर नीचे लाया गया। हालांकि ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो आदमी 18,500 फीट की ऊंचाई पर फंसा हुआ था और वहां पहुंचने के लिए बर्फीले पहाड़ों के अलावा तीखी ढलानों को भी पार करना था। हालांकि जवानों ने इस चुनौती का सामना करते हुए उस आदमी को नीचे उतारना शुरू किया। बचाव अभियान में जुटे जवान उसे अपने कंधों पर लादकर करीब 18 किलोमीटर तक पैदल चले, जिसके बाद उसे प्रशासन को सौंप दिया गया। बिहार के कटिहार में एक बार फिर बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों से निकली धूप के बाद एक बार फिर बादल बरसे, जिससे कटिहार में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। हर जगह पानी ही पानी नजर आया। घनी आबादी वाले इलाकों में तो सड़कों को देख पाना तक मुश्किल हो गया। सड़क पर खड़ी कारों के पहिए आधे तक पानी में समा गए तो कई मोटरसाइकिल भी आधी डूब गईं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी से बहुत पीछे से भी पानी ढुकल घर में। शहर के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में तो कई कच्चे मकानों के अंदर भी पानी भरा नजर आया। लोगों का आरोप है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका घर है, उसका डीएम साहब है, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए था। शहर में बारिश के कारण सारी व्यवस्थाएं पटरी से उतर गईं, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। एमपी के शिवपुरी में बेकाबू भीड़ अनाज की बोरियां लूट कर ले गई। एमपी के शिवपुरी में अनाज बांटे जाने की खबर मिलने के बाद दुकान पर जुटी भीड़ बेकाबू हो गई और खाद्य विभाग के अधिकारियों के सामने ही गेहूं और चावल की बोरियां लूट कर ले गई। हरियाणा के गोहाना में मरम्मत के दौरान एक ट्रक में धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 2 मैकेनिक बुरी तरह झुलस गए। ट्रक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जिले में लकवा बीमारी से पीड़ित एक महिला सावित्री मांझी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद ठीक हो गई। सावित्री पहले चल नहीं पाती थी, लेकिन वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद वो अब आराम से चल पा रही हैं। वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर टोक्यो ओलंपिक्स कोटा हासिल करने वाली जेवलिन थ्रोवर अन्नू रानी ओलंपिक्स में भारत की पहली महिला जेवलिन थ्रोवर बनने जा रही हैं। मेरठ की अन्नू रानी को ओलंपिक्स टिकट मिलने से उनके गांव बहादुरपुर में लोग बेहद खुश हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मिताली राज और रविचंद्रन अश्विन के नाम की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क बनवाने के विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया गया कि सड़क बनवाने के मुद्दे पर इलाके के पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद के गुट आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस दौरान वहां जमकर लाठियां चली। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग सड़क पर एक दूसरे से जूझते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वहां जंग छिड़ गई हो। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को जमकर पीटते दिखाई दिए। जिसको जो मिला उसने उसी पर हमला कर दिया। इससे पहले वहां एक तरफ के लोग अपने घर के सामने खड़े दिखाई दिए, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ से कुछ लोग वहां पहुंचे
और दूसरी तरफ के लोगों पर धावा बोल दिया। जल्द ही दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। खबर है कि इस दौरान तलवार जैसे धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। इस झड़प में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिनमें एक को गहरी चोटें आईं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कई आतंकी जम्मू की सीमा में घुसपैठ की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि ये सभी आतंकी कई तरह के ड्रोन को ऑपरेट करने में माहिर हैं और पाकिस्तानी सेना की निगरानी में अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी जम्मू के राजौरी और केरी सेक्टर में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। खबर है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लंबे वक्त तक ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई और इसीलिए पिछले 1 महीने में कई बार भारत पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन देखे गए। इससे पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकी दक्षिण कश्मीर में घुसपैठ किया करते थे, लेकिन वहां बड़ा नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान के इशारे पर उन्होंने जम्मू को निशाना बनाने की साजिश रची। आज की ताज़ा खबर में इतना ही।